हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स को, जो कि ओरिएंटेड होगी हमारी एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। ये हमारा फ्री क्लासेस के लिए पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं। अभी 2 पार्ट और आएंगे इसके बाद, जिसमें हम कंप्लीट हमारी 11th फिजिक्स के जो रेस्ट चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। टोटल 14 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट पर चैप्टर सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी जैसे मैंने बताया अभी आपको 3 चैप्टर हो चुके हैं और 3 चैप्टर हम इस वीडियो में कवर कर चुके होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा लॉ ऑफ मोशन, दूसरा हमारा जो चैप्टर होगा दैट इज़ आपका रोटेशनल मोशन, और जो थर्ड चैप्टर होगा दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो इन चैप्टर की नोट्स की PDF हैं वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर वहाँ ना हो पाए तो आप लोग सर्च कर सकते हो एम्स बीएससी नर्सिंग। जो आपका लोगो यूट्यूब चैनल का है सेम ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर लोगो होगा, तो आप उसको ज्वाइन करके और ये जो PDF है उनको एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी 3 PDF वहाँ पर आ चुकी हैं तीनों लेक्चर्स के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन से। देखो, लॉज ऑफ मोशन में जो मेन चीज़ें हैं वो हैं ये 3 लॉ जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इनर्शिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ ये फॉर्मूलाज आएंगे फ्रिक्शन के बारे में। ये 4 टॉपिक हैं जो मेन हैं कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सबको पता है, आसान लॉ भी है कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम एक्सटर्नली कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करें। या फिर कोई बॉडी है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या फिर उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे फोर्स के। फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ से कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बता सकता है कि अगर हम फोर्स को बढ़ा दें तो हमारा जो मोमेंट है उसके रेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट है वो भी क्या होगा, मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद थर्ड लॉ में क्या बात की गई है कि हमारा कोई भी एक्शन होता है उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो फोर्स AB, इसका अगर हम अपोजिट रिएक्शन देखें तो क्या होगा, इसके इक्वल होगा बट अपोजिट होगा, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, दैट इज़ FBA। ठीक है, ये तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, तीनों लॉज होंगे उसमें और एक में कोई और कुछ भी लाइन होगी, तो आपको बताना होगा कि कौन सा लॉ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज को रेजिस्ट करना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया अब 2 तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन हम रोटेशनल मोशन में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कवर करेंगे इस चीज़ को। तब तक देखो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी किए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ कार का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक लेवल रोड पे और एक बैंक्ड रोड पे। बैंक जो थोड़ा कर्वी रोड होता है उस केस में हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, सेफ वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हो, सेफेस्ट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। आपसे सेफेस्ट या मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेंगे तो वो क्या होगा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी इनटू रेजिस्टेंस इनटू हमारा G, ग्रेविटी। ठीक है, आगे बात करते हैं F क्या है हमारा, F है हमारा फोर्स, F=ma। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे मैंने कल बताया था F सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC से पॉइंट आउट करेंगे, ये होता है आपका mv²/r। कल मैंने काफ़ी सारे फॉर्मूले बताए थे सेंट्रीपिटल फोर्स के कि आप और किस किस टर्म में इसको लिख सकते हैं, तो आई होप वो चीज़ आपको याद होगी, और अगर नहीं है तो उसको याद करने की कोशिश करो और उसको अलग से लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हर चैप्टर में ये फॉर्मूला लगता है। मूवमेंट का P=mv, इम्पल्स का, इम्पल्स को हम J से नोटिफाई करेंगे, तो हमारा जो J होगा वो क्या होगा, F.T, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है,
उसके बाद फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स अपोजिंग रिलेटिव मोशन, किसी भी मोशन को अपोज करना। जैसे कोई अगर इस साइड में मूवमेंट हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस, जैसे अगर मान लो ये कोई बॉक्स है, ये सरफेस है, अगर ये बॉक्स इधर को मूव कर रहा है तो यहाँ पे इस सरफेस के और इस बॉक्स के बीच में जो इधर को फ्रिक्शन लगेगा, जो इसकी मोशन को अपोज करेगा, जो फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन के भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा और एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, दोनों ही ज़रूरी हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस इक्वल्स टू टेन थीटा, और एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, म्यू एस इज इक्वल टू टेन फाई। टेन फाई और टेन थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा इज़ फॉर फ्रिक्शन एंड फाई इज़ फॉर रिपोज, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बट देखो यहाँ पे ये ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे। एक बार हम टाइप देख लेते हैं, काइनेटिक, स्टैटिक और रोलिंग, ये तीन टाइप का आपका फ्रिक्शन होता है। तो मेनली यहाँ पे आपका पहला क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू आर। स्टैटिक में यहाँ पे देखो, स्टैटिक में म्यू एस यूज़ होगा, काइनेटिक में म्यू के यूज़ होगा, के फॉर काइनेटिक, के फॉर आपका म्यू के यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है कि रोलिंग फ्रिक्शन का म्यू सबसे कम होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, देन आपका के का एंड देन आपका एस का, ठीक है। उस वर्क पावर एनर्जी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों जो चैप्टर है ये, इसमें ये तीन चीज़ों के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। तो वर्क का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा बार आता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बारे में डिटेल में भी है। देन आपका पावर के बारे में है, फिर उसका एनर्जी, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, एफ डॉट एस। देखो डॉट का मतलब होता है कोस थीटा एंड क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ डॉट एस है, दैट मीन्स आपका एफ एस कोस थीटा होगा, ठीक है। आपका क्रॉस भी आएगा, क्रॉस हम आगे डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आपके पास कोई मतलब ये दे रखा है कि आपका जो इतनी डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस तक का वर्क निकालो, तो बेसिकली S1 की वैल्यू वो आपको दे देंगे, S2 की वैल्यू वो आपको दे देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको वैल्यूज़ जब आपको गिवन हो, तब आप उस केस में क्या यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे। तो वो यहाँ पे गिवन है, W इज इक्वल टू एफ डी एस कोस ऑफ थीटा इंटीग्रेट S1 टू S2, ठीक है। टाइप के बारे में बात करें तो टाइप देखो पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और ज़ीरो वर्क होता है। तो जो यहाँ पे टाइप है वो किसके बेसिस पे होता है, जो ये कोस थीटा है, इसमें ये थीटा है, इसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। अगर हमें हमारी थीटा की वैल्यू जो है वो π/2 होगी, यानी 90 डिग्री पे है, तो दैट मीन्स हमारा जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो आएगा। अगर हमारी पाई के इक्वल है, पाई यानी 180 डिग्री के इक्वल है, और π/2 यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 के इक्वल है, दैट मीन्स जो हमारा वर्क है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, दैट मीन्स हमारा वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पे भी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, हमारा फोर्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो जो हमारा फोर्स होता है उसमें जो पाथ होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ के डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला फोर्स है कंजर्वेटिव, ये अब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा पोजीशन के ऊपर। लेकिन ये तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर, दोनों कोरिलेटेड हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल काफ़ी बार आते हैं, तो एग्जाम्पल आपके ध्यान में होने चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हमारा स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, एंड नॉन कंजर्वेटिव का हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स। आगे बात करते हैं, आगे है हमारा पावर। पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, देखो आपको यहाँ पे अब और क्या दे देंगे, जैसे मान लो फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और आपको बोल दिए पावर निकाल लो, तो क्या आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो वर्क क्या होता है हमारा, एफ डॉट डी एस होता है, यानी कि एफ एस कोस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे आपको गिवन होगी कुछ ना कुछ, देन ही तभी आप निकाल पाओगे फोर्स, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होते हैं 746 वाट, और 1 किलो वाट आर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। यहाँ पे ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कई बार पता है डायरेक्ट भी पूछ लेता है ये, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि 1 किलो वाट आर कितने जूल के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट यूनिट का भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। लेकिन हर एक यूनिट में ये ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी होगी वो मैं आपको मेंशन करते हुए चलूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क को करने की क्षमता।
अब यहाँ पे टाइप दो तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अगेन स्टार मार्क है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मोमेंटम की फॉर्म में आएगी पी स्क्वायर बाई एम, पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर हमने कैसे लिख दिया, हमारा एम वी क्या होता है, हमारा एम देखो यहाँ पे इसको हाफ एम वी स्क्वेयर, दोनों को मास से क्या कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। यहाँ पे देखो जो हमारा मोमेंट होता है, क्या जो हमारा मोमेंटम होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर हो जाएगा, और वी स्क्वेयर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा पी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पी स्क्वेयर बाई एम। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ऐसे आपके देखो घूम फिर के जो फॉर्मूलाज हैं वो आते रहते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है हर एक तरीके से, क्योंकि आपको मोमेंटम गिवन होगा और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप नहीं निकाल पाओगे उस टाइम पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। अब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आपसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी पूछते हैं, तो वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। यू से डिनोट करते हैं और ये होती है हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता होगा कि हमारे जो एनर्जी है ना तो वो हम बना सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होती है, वर्क डन, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर, ये फाइनल एनर्जी है, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है ये, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी है, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है कॉलिजन। देखो कॉलिजन के बारे में अगर कोई सिंपली पूछे कि कॉलिजन होता क्या है, तो दैट इज़ क्या, जब हमारी म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है दो पार्टिकल्स में, तो उनमें जो एक्सचेंज होता है मोमेंटम का, दैट इज़ कॉल्ड कॉलिजन। ठीक है, तो ये आपका दो तरीके का होता है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक के केस में हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू 1 आती है, यहाँ पे ई की वैल्यू 0 रहती है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेजोल्यूशन होता है ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे निकालेंगे, सेपरेशन मतलब अलग होते टाइम जो वेलोसिटी थी, तो ये हमारी फाइनल होगी v2 माइनस v1, और अप्रोच यानी कि जब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस। ठीक है, लास्ट चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे पर्पल एंड रेड हार्ट डालना। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, 11th फिज़िक्स के बाद में आपको कौन सी टॉपिक चाहिए, लाइक 11th बायो चाहिए है, 12th केमिस्ट्री चाहिए, 11th फिज़िक्स चाहिए, 11th फिज़िक्स तो हो चुकी है, 11th बायो केमिस्ट्री जो भी आपका 12th का है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पोर्शन हम स्टार्ट करें। सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास में हमारा देखो एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी में, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी का जितना भी मास है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब ये बॉडी है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर में होगा। ठीक है, तो दैट इज़ सेंटर ऑफ मास। अब ये हमारा पोजीशन का हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है और एक्सेलरेशन का हो सकता है। देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, मान लो मेरे पास 3 पार्टिकल है, उनका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो मास ऑफ 1 पार्टिकल इनटू सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस, ये आपकी इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अप टू mn प्लस mrn डिवाइडेड बाय जो m टोटल है m1 प्लस m2 प्लस, जैसे हमारा n के लिए था तो ये हम आगे mn कर देंगे। ठीक है, सेम अगर हमारा यहाँ पे अगर वेलोसिटी के बारे में पूछेगा तो r को हटा के हम यहाँ v पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन के लिए पूछेगा तो v को हटा के a पुट कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन जो होती है सेंटर ऑफ मास की चेंज कब करती है, ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान, और अनचेंज कब रहती है, रोटेशनल मोशन के दौरान। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है साइज पे, शेप पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द बॉडी। ठीक है, कि बॉडी पे आपका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इक्वेशंस रोटेशनल मोशन में देखो, ये आपकी काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं और ये आपके रोटेशनल मोशन में यूज़ होने वाली इक्वेशंस हैं, दोनों कोरिलेटेबल हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ω2 इक्वल्स टू ω1 प्लस ET, दैट ये आपकी सेम है एज दैट इन काइनेमेटिक्स की v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, यहाँ पे
देखो ओमेगा 2 क्या होगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। ओमेगा 1 क्या होगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे हम अल्फ़ा से, ठीक है। और जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको थीटा से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा 1 से भी डिनोट कर सकते हैं और ओमेगा नोट से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हैं आपके, बाकी आप पहले लेक्चर में कर चुके हो तो आराम से आपकी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि टॉर्क निकालो अगर आपके पास फोर्स ये है और डिस्टेंस ये है तो उस टाइम पे। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया भी अभी कि डॉट है तो हम उसको कोस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर क्रॉस है तो उसको साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आर क्रॉस एफ है तो इस क्रॉस को खोल के हम क्या लिख देंगे, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है हमारा, आर एफ साइन थीटा। क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन होगी, एफ की वैल्यू गिवन होगी और थीटा की वैल्यू गिवन होगी, तो हम वो चीज़ निकाल सकते हैं। रोटेशनल मोशन के दौरान अगर हमारे पास टॉर्क पूछा गया है तो हमारा आई इंटू अल्फ़ा कर देंगे। अल्फ़ा क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अगेन आई क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। सो ये फर्दर आपके फॉर्मूलाज हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर मोमेंट के केस में पूछे तो मोमेंटम के केस में पूछे तो लीनियर मोमेंटम के केस में पूछे तो आर क्रॉस पी, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दो तरीके की होती है, एक रोटेशनल और एक रोलिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट रोलिंग के लिए यहाँ पे नॉर्मल लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों आएंगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आगे बात करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि रेडियस ऑफ जायरेशन को हम डिनोट करते हैं के से, और इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आई बाई एम, ठीक है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या होता है हमारा मास, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगेन आपका एम आर स्क्वेयर, ये आपके पास में जितने गिवन होंगे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे। फॉर nth नंबर ये हमारा क्या होता है, एम आई आर आई स्क्वेयर समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू द पावर n। यहाँ पे हमारी दो थ्योरम आती हैं, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन होगा जेड एक्सिस के लिए या एक्स एक्सिस के लिए, वाई के लिए पूछा होगा तो निकाल सकते हो आई जेड माइनस आई एक्स। अगर आई एक्स का पूछा हो तो आई जेड माइनस आई वाई, अगर आई वाई का पूछा हो तो आई जेड माइनस आई एक्स गेन, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा नॉर्मल और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पूछा गया हो, अगर मान लो रोड के लिए पूछा गया तो रोड का लिखेंगे, देन उसमें ऐड करेंगे हम एम आर स्क्वायर, ये हमारा पैरेलल के लिए अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन भी है, रोड के लिए एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2 आर एम आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर रोड का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है। अगर सेम अगर हम रिंग के लिए उसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज़ 2 एम आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को निकाल सकते हो। तो आप सिंपली ध्यान रखो, अगर रिंग के लिए पूछा है तो रिंग का आपको ध्यान में होना चाहिए प्लस उसमें एम आर स्क्वायर करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा देखो सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ इन फ्री क्लासेस में, सिर्फ वो चीज़ करने से आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था ये, तो देखो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको थ्योरी पोर्शन करवा रही हूँ, आपको साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और साथ में आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे एंड एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सिर्फ ये वीडियो 8 से 10 मिनट की वीडियो देख लेने से आप लोगों का वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा अटैम्प्ट करो। पर्टिकुलर एम्स के ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ जो जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग एम्स वाली रहती है, लेवल क्वेश्चन का एम्स का रहता है, तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं आपके पास में, आप कंप्लीट कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो जिसमें बेसिकली आपको कंप्लीट ब्रीफ आपकी वीडियोस रहेंगी रिकॉर्डेड, जिसमें आपको 1 घंटे का अप्रोक्स एक लेक्चर अवेलेबल होगा, 40 मिनट से 1 घंटा, जिसमें और ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन की जाएंगी चीज़ें। दूसरा आपको हैंड नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे, क्वेश्चन बैंक रहेगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ रहेंगी एम्स के पैटर्नों पर बेस्ड।
और दूसरा, अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हैं, अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में आपको 200+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपके सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, देन आपके यूनिट वाइज टेस्ट चलेंगे, और उसके बाद आपका रहेगा कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट। ठीक है, तो हम 200 के अप्रोक्स टेस्ट कर लेंगे। तो डेफिनेटली जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करो। और अगर हो सके कि अगर आप कहीं और से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और कंफ्यूज हैं, तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 4 मंथ्स लेफ्ट हैं, तो आप आराम से उसके लिए प्रिपेयर भी कर पाओगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई अदर डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।